दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख रेन एंड रिपीट ऑन एक्सट्रीम वेदर एंड गवर्नेंस के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। इस साल वर्षा ने लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में कहर मचाया है। पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आई विनाशकारी बाढ़ ने देश भर में चरम जलवायु घटनाओं के प्रति भारत की बढ़ती सुभेद्यता को उजागर किया है। केरल की अकल्पनीय बाढ़ से लेकर उत्तराखंड के क्लाउड बर्स्ट और दिल्ली की रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव्स तक भारत तीव्र होते मौसम पैटर्न का सामना कर रहा है, जो मौजूदा बुनियादी अवसंरचना एवं शासन प्रणालियों को प्रभावित कर रहे हैं। देश के 1.4 अरब लोग जलवायु जोखिमों के प्रति तेजी से संवेदनशील होते जा रहे हैं, जिसके लिए पारंपरिक आपदा प्रतिक्रिया से परे तत्काल अनुकूलन उपायों की आवश्यकता है। भारत को आपदा के बाद प्रतिक्रिया देने की बजाय अग्रिम तैयारी पर आधारित आघात सहनीयता जैसे उन्नत बुनियादी ढांचा, रियल टाइम जलवायु निगरानी और जलवायु संवेदनशील शहरी नियोजन विकसित करने की आवश्यकता है, जो केवल प्रतिक्रिया न देकर आने वाले चरम मौसम की चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाकर समाधान खोजे। इस ऑडियो आर्टिकल में भारत में चरम जलवायु परिस्थिति के कारणों और प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की गई है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि चरम मौसम पैटर्न भारत के जलवायु जोखिम परिदृश्य को किस प्रकार बदल रहे हैं। चरम मौसम पैटर्न से सबसे अधिक नुकसान भारतीय कृषि को होगा। कृषि क्षेत्र विशेष रूप से असुरक्षित है, क्योंकि चरम मौसम के कारण फसलों को भारी नुकसान होता है। जलवायु घटनाओं की आवृत्ति बढ़ने के साथ फसल विफलताएं भी बढ़ रही हैं, जिसका खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है। वर्ष 2024 में चरम मौसमी परिस्थितियों ने 4.07 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि को प्रभावित किया, जो वर्ष 2023 की तुलना में 84% की वृद्धि दर्शाता है। इसके अलावा शहरी बुनियादी ढांचे और भेद्यता पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। भारत का शहरीकृत परिदृश्य बढ़ते जलवायु जोखिमों, विशेष रूप से अत्यधिक गर्मी और बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। खराब नियोजित जल निकासी प्रणालियां गुरुग्राम जैसे अत्याधुनिक शहरों की भेद्यता को भी बढ़ा रही हैं। विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत को वर्ष 2050 तक जलवायु अनुकूल शहरी बुनियादी अवसंरचना के निर्माण के लिए 2.4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की आवश्यकता होगी। चूंकि 80% से अधिक शहरी आबादी खतरे प्रवण क्षेत्रों में रहती है, इसलिए जलवायु अनुकूलता के लिए शहरी नियोजन में आमूलचूल परिवर्तन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बदलती जलवायुवीय परिस्थितियां मानव स्वास्थ्य और मृत्यु दर जोखिम पर भी प्रभाव डालती हैं। चरम मौसम की घटनाओं, विशेष रूप से गर्मी और बाढ़ की बढ़ती तीव्रता सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों पर अभूतपूर्व दबाव डाल रही है। साथ ही इन जलवायु संबंधी आपदाओं का संचयी प्रभाव गंभीर आर्थिक नुकसान भी पहुंचा रहा है तथा भारत के विकास पथ को खतरे में डाल रहा है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 ने वर्ष 1993 से वर्ष 2022 तक भारत को वैश्विक स्तर पर छठा सबसे अधिक प्रभावित देश बताया, जिससे होने वाला आर्थिक नुकसान 180 अरब डॉलर से अधिक था। लेकिन सवाल है, भारत की जलवायु अनुकूलन और शमन रणनीतियों में प्रमुख कमियां क्या हैं? दरअसल भारत में समन्वित और स्थानीयकृत अनुकूलन योजनाओं का अभाव है। राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु मिशन मौजूद तो है, लेकिन राज्य और स्थानीय स्तर पर उनके कार्यान्वयन में एक गंभीर कमी है। जलवायु परिवर्तन पर कई राज्य कार्य योजनाएं स्थानीय शासन और बजट में पूरी तरह से एकीकृत नहीं है, जिससे क्षेत्र विशिष्ट कमजोरियों का समाधान नहीं हो पाता। इसके अलावा अनुकूलन और शमन दोनों प्रयासों के लिए वित्त पोषण एक बड़ी बाधा बनी हुई है। भारत की जलवायु कार्रवाई के लिए खरबों डॉलर के निवेश की आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता और उपलब्ध वित्त के बीच एक बड़ा अंतर है। डेलॉइट की एक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, संधारणीय कृषि, जल और समुत्थानशील बुनियादी अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के लिए वर्ष 2030 तक लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त देश को लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों पर तकनीकी निर्भरता का भी सामना करना पड़ रहा है, जो नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक है, जिन पर बड़े पैमाने पर कुछ देशों जैसे चीन का नियंत्रण है।
जिससे आपूर्ति श्रृंखला में भारी भेद्यता पैदा हो रही है। कोयले पर अत्यधिक निर्भरता, नियामक बाधाओं और नवीकरणीय एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अंगीकरण में धीमी गति के कारण भारत का ऊर्जा परिवर्तन धीमा है। इसके अलावा विद्युत गतिशीलता, ग्रिड आधुनिकीकरण और औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन पिछड़ रहे हैं, जिससे वर्ष 2030 और वर्ष 2070 के जलवायु लक्ष्यों के पूरा न होने का खतरा है। बड़े पैमाने की बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने से प्राय स्थानीय आबादी के अधिकारों और जरूरतों की अनदेखी होती है, जिससे विस्थापन एवं जोखिम में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त भारत का स्वास्थ्य सेवा कार्य ढांचा जलवायु जनित स्वास्थ्य जोखिमों के लिए तैयार नहीं है, जिसमें हीट वेव्स, वेक्टर जनित रोगों और वायु प्रदूषण में वृद्धि के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों का अभाव है। स्वास्थ्य क्षेत्र जलवायु अनुकूलन योजना में न्यूनतम योगदान देता है और जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य के लिए अधिकांश राज्य कार्य योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं। गौरतलब है कि बदलते वर्षा पैटर्न के कारण डेंगू और चिकनगुनिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियां भौगोलिक रूप से फैल रही हैं, फिर भी निगरानी प्रणालियां अपर्याप्त बनी हुई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जलवायु जोखिमों के प्रति अपनी समुत्थान शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए भारत क्या उपाय अपना सकता है। भारत को एक विकेंद्रीकृत जलवायु शासन मॉडल को संस्थागत रूप देना होगा, जो यह सुनिश्चित करे कि स्थानीय कमजोरियों का वास्तविक समय में समाधान किया जाए और जलवायु प्रभावों की निगरानी के लिए एक मानकीकृत कार्य ढांचा जो जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाओं के अनुरूप हो, उसका निर्माण किया जाना चाहिए। दरअसल स्थानीय सरकारों को आवश्यक संसाधनों, आंकड़ों और जवाबदेही तंत्रों से सशक्त बनाने से यह सुनिश्चित होगा कि जलवायु अनुकूलन स्थानीय नियोजन एवं बजट में एकीकृत हो। इसके अलावा वित्तीय अड़चनों को दूर करने के लिए ग्रीन बॉन्ड, जलवायु बीमा और मिश्रित वित्त मॉडल जैसे नवीन समाधानों की आवश्यकता है, ताकि निजी एवं सार्वजनिक निधियों को जलवायु सहनशीलता परियोजनाओं में लगाया जा सके। साथ ही स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और जलवायु अनुकूल बुनियादी अवसंरचना के विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने से निजी निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। इन सब के अलावा जलवायु अनुकूलन के लिए कम लागत वाली स्वदेशी तकनीकों में निवेश करने की आवश्यकता है, जैसे किसानों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई प्रणालियां या विकेंद्रीकृत जल शोधन समाधान। दरअसल भारत को अपना तकनीकी आधार बनाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से ऊर्जा भंडारण समाधानों, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और कार्बन कैप्चर तकनीकों के लिए। इसके अतिरिक्त कोयले पर निर्भर क्षेत्रों को ग्रीन हाइड्रोजन जैसी स्वच्छ तकनीकों को अपनाकर अपनी ऊर्जा बुनियादी अवसंरचना में विविधता लानी चाहिए। इन सब के अलावा भारत को जलवायु जनित स्वास्थ्य जोखिमों के लिए भी उचित नीति बनाने की आवश्यकता है। भारत को अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में जलवायु अनुकूलन रणनीतियों को एकीकृत करना चाहिए, जिससे चरम जलवायु संकट से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं का समय पर समाधान किया जा सके। चरम मौसम, वेक्टर जनित रोगों और वायु प्रदूषण की घटनाओं के लिए वास्तविक काल में पूर्व चेतावनी प्रणालियां बनाने से जानें बच सकती हैं तथा स्वास्थ्य सेवा बुनियादी अवसंरचना पर बोझ कम हो सकता है। इस सब का निष्कर्ष यह है कि भारत का जलवायु भविष्य 3C यानी कोऑर्डिनेशन, कैपेसिटी और कम्युनिटी पर आधारित है, जहां समन्वय का तात्पर्य शासन के सभी स्तरों पर आपसी तालमेल से है। क्षमता का अर्थ वित्त, प्रौद्योगिकी और आधारभूत ढांचे के माध्यम से क्षमता विकास से है तथा समुदाय का आशय जन केंद्रित एवं सहभागी कार्रवाई से है। यदि इन तीनों को जलवायु अनुकूलन और जलवायु परिवर्तन के शासन की मुख्य धारा में जोड़ा जाए तो भारत अपने प्रयासों को SDG 13 जलवायु परिवर्तन कार्रवाई, SDG 6 स्वच्छ जल और साफ सफाई तथा SDG 11 सतत शहर एवं संतुलित समुदाय से जोड़ सकता है। इस प्रकार भारत केवल आपदा राहत की प्रतिक्रियात्मक नीति से आगे बढ़कर सक्रिय जलवायु सहनीयता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस की दिशा में आगे बढ़ सकता है। जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता हेतु शिक्षा और क्षमता निर्माण के लिए भारत को नीति निर्माताओं से लेकर स्थानीय समुदायों तक सभी स्तरों पर जागरूकता बढ़ाने एवं क्षमता निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर जलवायु शिक्षा अभियानों में निवेश करना चाहिए। जलवायु जोखिमों से निपटने के लिए व्यक्तियों को सशक्त बनाने से समुदाय नेतृत्व वाले आघात सहनीयता प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल है
भारत में बाढ़ और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं के पीछे कहीं न कहीं मानव जनित कारण जिम्मेदार हैं। कथन की तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।